हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर हैप्पी एंड फाइन। आज जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम कंप्लीट वे ऑप्टिक्स करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने रे ऑप्टिक्स की थी प्लस पीवाईक्यू किए थे एच टेट के। ये जो यूनिट है ये पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है। इससे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अगर कंप्लीट ऑप्टिक्स की बात करें तो कंप्लीट ऑप्टिक्स से कम 8 से 9 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और जो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं होते हैं। तो आज इस यूनिट के अंदर हम वेव ऑप्टिक्स करते हैं प्लस इसके पीवाईक्यू करेंगे। अगर ये क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती तो इसी के अंदर, वरना एक सेपरेट क्लास होगी जिसके अंदर हम पीवाईक्यू रे ऑप्टिक्स प्लस वेव ऑप्टिक्स दोनों के कंबाइन करेंगे। प्लस कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे। तो आज शुरू करते हैं। ये देखो, वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट के कैसे नेचर के बारे में स्टडी करते हैं, वेव नेचर के बारे में स्टडी करते हैं। इसी के अंदर हम इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन और पोलराइजेशन स्टडी करेंगे। देखो, लाइट का जो वेव नेचर है सबसे पहले उसके बारे में किसने बताया था? हाइजन। और जो फ्रेजनल है, सबसे पहले लाइट का जो वेव मोशन है या नेचर है, वेव नेचर, इन दोनों ने बताया था। क्या बताया था इन्होंने? लाइट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है ट्रांसवर्स वेव मोशन की फॉर्म में। अगर बात करें, जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो किस पे डिपेंड करती है? मीडियम पे। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है लाइट की वो वैक्यूम के अंदर होती है और सबसे कम जो होती है वो किसके अंदर होती है? सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट है हमारा वेव फ्रंट। देखो, वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट हमारा कंटिन्यूअस लोकस होता है ऑल सच पार्टिकल ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट के ऊपर एक मीडियम के अंदर जितने भी पार्टिकल सेम फेज के अंदर वाइब्रेट कर रही हैं उन सभी का जो कंटिन्यूअस लोकस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। टाइप ऑफ वेव फ्रंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। 2024 के अंदर प्लेन वेव फ्रंट का एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था एच टेट के अंदर। देखो, जो वेव फ्रंट है वो 3 टाइप का होता है, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है? जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट कैसा होगा? पॉइंट सोर्स होगा। और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब फॉर्म होगा? अगर ये पॉइंट सोर्स हमारा कैसा हो जाए? लीनियर। अगर पॉइंट सोर्स है तो उसकी वजह से जो भी वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा? स्फेरिकल। अगर ये सोर्स कैसा हुआ? लीनियर, तो कैसा वेव फ्रंट बनेगा? सिलेंड्रिकल। देखो, प्लेन वेव फ्रंट कब फॉर्म होता है? जब हमारा जो पॉइंट सोर्स है चाहे वो स्फेरिकल हो या लीनियर हो। लीनियर मतलब सिलेंड्रिकल। अगर वो लार्ज डिस्टेंस पे रखा है तो उस केस में जो वेव फ्रंट होगा वो हमारा कैसा फॉर्म होता है? प्लेन वेव फ्रंट। अगर हम वेव फ्रंट की बात करें तो जो वेव फ्रंट है वो परपेंडिकुलर होता है रे के, लेकिन जो वेव फ्रंट्स फॉर्म होते हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो ये था हमारा वेव फ्रंट। नेक्स्ट है हमारी हाइजेंस थ्योरी, जो कि एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है। देखो, हाइजन थ्योरी जो है इसका यूज हम क्यों करते हैं? मेथड टू लोकेट न्यू पोजीशन एंड शेप ऑफ ए वेव फ्रंट। जो पोजीशन है और जो वेव फ्रंट की शेप है उसके बारे में हमें हाइजन थ्योरी बताती है। देखो, हाइजन थ्योरी के 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। एक बार देखें क्या है ये। एवरी पॉइंट ऑन द गिवन वेव फ्रंट। देखो, ये हमारा सोर्स है, इसकी वजह से हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट फॉर्म्ड होगा और सोर्स हमारा कैसा है? पॉइंट सोर्स है, तो इसकी वजह से जो वेव फ्रंट फॉर्म होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। अब देखो, एवरी पॉइंट जो है वेव फ्रंट का वो किसकी तरह बिहेव करता है? प्राइमरी वेव फ्रंट की तरह बिहेव करता है। विच एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस है, और जो एक फ्रेश सोर्स की तरह बिहेव करता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट। ए सरफेस टचिंग द सेकेंडरी वेवलेंथ
टेंजेंशियली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एट एनी इंस्टेंट गिव न्यू वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। देखो इसका मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है ये हमारा सोर्स है। इस सोर्स की वजह से हमारा कौन सा वेव फ्रंट बना, प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया। अब देखो प्राइमरी वेव फ्रंट के अंदर उस मीडियम में किसी इंस्टेंट के ऊपर बात करें, जितने भी पार्टिकल हैं सेम फेज के अंदर जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो सब दोबारा वेव फ्रंट फॉर्म करेंगे, और वो जो वेव फ्रंट कहलाएगा वो हमारा कौन सा होगा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो हाइजन थ्योरी हमें किसके बारे में बताती है, जो न्यू वेव फ्रंट फॉर्म हो रहा है उसकी शेप और पोजीशन के बारे में बताती है। प्लस इसमें मेन अगर देखें 2 लाइन में तो क्या है, एक न्यू सोर्स है, उस सोर्स की वजह से प्राइमरी वेव फ्रंट फॉर्म होंगे, और प्राइमरी वेव फ्रंट किसकी फॉर्मेशन, प्राइमरी वेव फ्रंट का जो हर पॉइंट है वो एक न्यू सोर्स की तरह काम करता है, जो कि एक नया सेकेंडरी वेव फ्रंट की फॉर्मेशन करता है। और ये हमने पहले ही देख लिया था, जो वेव फ्रंट है वो प्रोपेगेट करते हैं पैरेलल टू इटसेल्फ। ये रे के तो परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन इटसेल्फ के ये क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। देखो रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों पढ़े हैं, लेकिन जो बेटर एक्सप्लेनेशन है दोनों लॉज की वो हमें वेव थ्योरी से मिलती है। और जैसे रे ऑप्टिक्स में था, सिमिलरली वेव ऑप्टिक्स के अंदर दोनों लॉज हैं। वहाँ पे हमने देखा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें बोला था जो इंसिडेंट एंगल है वो किसके बराबर होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो हमारा नॉर्मल है, तीनों किसके अंदर लाई करते हैं, सेम प्लेन के अंदर। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो स्नेल्स लॉ देखा था। स्नेल्स लॉ क्या डिफाइन कर रहा था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, और म्यू किसको डिनोट करता है, स्पीड ऑफ लाइट का रेशो इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय सेकंड मीडियम। और जो ये म्यू है बेसिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है हमारा, जो रेशो होता है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के अंदर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हम इसी में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दोनों स्पीड का रेशो है, तो ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। जो अगर मीडियम की बात करें, देखो जो फ्रीक्वेंसी है लाइट की वो चेंज नहीं होती है मीडियम के चेंज होने की वजह से। तो जो फ्रीक्वेंसी है अगर हमारी सेम है, अगर हमें इसे वेवलेंथ की टर्म में लिखना है तो हमें पता है जो हमारा न्यू होता है फ्रीक्वेंसी वो क्या होता है, हमारा न्यू सी बाई लैम्डा होता है। तो इस केस में फ्रीक्वेंसी तो सेम होगी। अगर फर्स्ट मीडियम के लिए हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो हमारे दोनों ही केस में सेम होगी। तो अगर फर्स्ट मीडियम में C1 स्पीड है, सेकंड में अगर C2 डिनोट करिए, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पे, C1 डिवाइडेड बाई C2 बराबर होगा किसके, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अगर सीधा सीधा ये बोल दें जो न्यू मीडियम है उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, तो जो वेवलेंथ है फर्स्ट मीडियम की डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और अगर बात करें हम किसकी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और वेवलेंथ की, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही स्मॉलर हमारी क्या होगी, वेवलेंथ होगी। और हमें पता है सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो कौन से कलर की होती है, हमारी रेड की। तो हम कह सकते हैं रेड कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा हमारा वो क्या होगा, स्मॉल होगा। तो ये था हमारा हाइजन थ्योरी के बेसिस पे। हम ये बोल सकते हैं हाइजन थ्योरी के बेसिस पे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को और भी बेटर तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों लॉज चेंज नहीं होंगे चाहे हम रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ें या वेव ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ें। स्नेल्स लॉ ध्यान रखना है इसके अंदर। और ये रिलेशन कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ हमारी क्या होगी, स्मॉल, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है और सबसे कम किसकी। नेक्स्ट है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या डिफाइन करता है,
जब दो या दो से अधिक वेव सुपर इम्पोज करती हैं तो जो रिजल्टेंट वेव होगी या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा इक्वल होगा किसके, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट एट एनी इंस्टेंट। देखो इसको समझने के लिए एक बार ये समझो, इजी हो जाएगा। फर्स्ट वेव कंसीडर करी हमने ये, सेकंड वेव कंसीडर करी हमने ये हमारा क्रस्ट है, ये हमारा ट्रफ है। क्रस्ट पे ट्रफ पे फॉल हो रहा है। तो इस केस में जो दोनों की वजह से रिजल्टेंट वेव होगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम क्या कहती है, जो सुपर इम्पोज दो वेव या दो से अधिक वेव के सुपर इम्पोज करने के बाद जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंडिविजुअल के डिस्प्लेसमेंट के सम के बराबर होगा। सिमिलरली अगर सेकंड एग्जांपल लें इसका, फर्स्ट वेव y1, सेकंड वेव डिनोट की डिस्प्लेसमेंट y2। क्रस्ट ट्रफ पे फॉल हो रहा है, ट्रफ क्रस्ट पे, तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिफाइन करता है। और ये हमें पता है क्रस्ट पे फॉल होगी तो इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और ट्रफ पे फॉल होगी, क्रस्ट पे और ट्रफ पे तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन एक क्रस्ट और एक ट्रफ के केस में जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और हमें पता है इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ क्या रिलेशन होता है, जो हमारी इंटेंसिटी है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर की। नेक्स्ट है हमारा कोरेंट और इनकोरेंट सोर्स की बारे में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ लाइट वेव। देखो सबसे पहले बात करते हैं कोरेंट सोर्स कौन से होते हैं। द सोर्स ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूस लाइट। देखो वो सोर्स जो कंटिन्यूसली लाइट एमिट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है और सेम फेज के अंदर है। अगर फेज सेम नहीं है तो जो फेज है डिफरेंस है दोनों का वो कांस्टेंट होगा। तो उन सोर्सेज को हम क्या कहते हैं, कोरेंट सोर्स कहते हैं। तो क्या बोल सकते हैं, वो सोर्स ऑफ लाइट जो कंटिन्यूसली लाइट एमिट कर रहे हैं और सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम वेवलेंथ है और सेम फेज के अंदर लाई कर रहे हैं। कंडीशन क्या है, देखो कोरेंट होने के लिए जो कोरेंट सोर्स होते हैं वो ऑब्टेन होते हैं सिंगल सोर्स से या सेम डिवाइस से। सेकंड हम क्या बोल सकते हैं, जो टू सोर्सेज शुड गिव मोनोक्रोमेटिक लाइट, और जो पाथ डिफरेंस है उनका टू कोरेंट सोर्सेज का वो कैसा होना चाहिए, वो स्मॉल होना चाहिए। अब देखो दो कोरेंट सोर्स लिए हमने, अगर उन या एक कोरेंट इनकोरेंट है, अगर उनकी एडिशन करते हैं, अगर एक कोरेंट कंसीडर करा एक इनकोरेंट, अगर उनकी एडिशन करते हैं लाइट वेव की, तो देखो जो नेट इंटेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड टू अंडर रूट I1I2 इंटू कोस फाइव। यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी ऑफ सेकेंड वेव, और कोस फाइव क्या है, फेज डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो कई बार इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं I1 प्लस I2 इंटू I12। I12 का क्या मतलब होता है, ये हमारा 2 अंडर रूट I1I2 कोस ऑफ 5, और फेज डिफरेंस है तो इसी को हम कैसे राइट करेंगे, 5(1) माइनस 5(2). नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक, देखो इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया है। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक सोर्स कंसीडर किया है हमने, सोर्स लिया है और आगे हमने दो स्लिट लगा दी हैं, और आगे हमने यूज की है स्क्रीन। देखो इसके अंदर क्या होता है, सोर्स है, सोर्स लाइट एमिट करेगा, आगे दो स्लिट लगाई हैं, तो यहाँ से वेव फ्रंट की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे जब ये दो वेव एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर क्रस्ट पे फॉल हुआ तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में जो
देखो, क्रस्ट क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, ट्रफ ट्रफ पे फॉल हो रहा है, उस केस में इंटेंसिटी इंक्रीज होगी। तो उस टाइम पे जो हमारा इंटरफेरेंस होगा वो कौन सा होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। लेकिन अगर एक क्रस्ट है और दूसरा ट्रफ है, उस केस में जो इंटरफेरेंस होगा वो क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव। तो हम ये बात बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव में एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो ये जो होता है ये हमारा ब्राइट होता है, और डिस्ट्रक्टिव में जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो रहा है सुपर इम्पोज होने के बाद, तो ये जो हमारा होता है डार्क इंटरफेरेंस होता है। तो देखो, इसमें जो स्क्रीन के ऊपर इंटरफेरेंस मिले हैं, जो मिले हैं वो क्या है? सेंटर वाला होगा हमारा ब्राइट, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क। इस तरीके से जो हमारे डार्क ग्रीन जो फ्रिंजेज हैं वो ऑब्टेन होते हैं इसके अंदर। अब देखो, जितने ऑल डार्क और ऑल ब्राइट, सभी के सभी डार्क या फिर कह सकते हैं सभी ब्राइट फ्रिंजेज, सभी की जो इंटेंसिटी है वो सेम होगी और सभी के सभी इक्वल डिस्टेंस पे फॉर्म्ड होते हैं इसके अंदर। ये होता है हमारे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब इनका रिलेशन देखें। देखो, क्रस्ट क्रस्ट पे ट्रप ट्रप पे फॉल होगी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो वो जो इंटेंसिटी है वो हम दो वेव में कोरेंट सोर्स यूज किए हैं हमने, और ये देखो दो स्लिट क्यों यूज किए हैं और सेम सोर्स से लाइट क्यों एमिट कराई है? ताकि जो हमारे सोर्स हों वो कैसे हों? कोरेंट हों। हमने देखा था कोरेंट की कंडीशन होती है, कोरेंट सोर्स में जो लाइट एमिट होती है वो सेम सोर्स से होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे दो स्लिट का यूज किया है। तो इसमें देखो, इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? ए प्लस बी का स्क्वायर। इंटेंसिटी का एम्पलीट्यूड का डायरेक्टली का रिलेशन है, कोरेंट सोर्स हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं, क्रस्ट क्रस्ट ट्रप ट्रप पे फॉल हो रही है, तो रिजल्टेंट में क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी? जब एक क्रस्ट और दूसरी ट्रप सुपर इम्पोज करेंगे, तो इसमें जो इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट होगा, वो क्या हो जाएगा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इंटेंसिटी हमने देखी, अभी ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो इतनी निकली थी। अब देखो, कंडीशन क्या है? कंस्ट्रक्टिव कब होगा, डिस्ट्रक्टिव कब होगा? देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस खुद देखो, जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसके अंदर कौन सी टर्म थी? कोस फाई। और हमें पता है कोस की वैल्यू मैक्सिमम कब कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। और मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है? जब फेज एंगल कितना हो? 0, 2 पाई, 4 पाई। तो हम क्या बोलेंगे? हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब मिलेगा जब आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम कब होगी? जब हमारा फेज एंगल, और जो ये हमारा एन है, ये एन वैल्यू सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। पाथ डिफरेंट है, ये हमारा क्या होता है? और मल्टीप्लाई में क्या होता है? फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस दो वेव के पाथ के डिफरेंस के बारे में बताता है, और जो ये फाई होता है ये फेज लिखते हैं डेल एक्स और डेल फाई। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो फाई है वो कितना है? हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, दोनों ध्यान रखने हैं। कंस्ट्रक्टिव कितना होगा? 2 पाई के मल्टीपल होगा। और पाथ डिफरेंस कब कितना होगा? कंस्ट्रक्टिव के लिए ये हमारा एन लैम्डा होगा। और तो कह सकते हैं फर्स्ट जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वो कहाँ पे बनेगा? होगा लैम्डा पे, सेकंड होगा 2 लैम्डा, थर्ड 3 लैम्डा। इस तरीके से हम पोजीशन बता सकते हैं। अब देखो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी जब इंटेंसिटी क्या होगी? मिनिमम। अब देखो, कोस की मिनिमम वैल्यू कब कितनी होती है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, इस तरीके से। तो देखो, हमने ये लिखा था 2 पाई, इसे हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे हम 2n-1 इंटू पाई। तो देखो, पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा इस केस में? बाय 2। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने हैं। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? एन लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2n-1 इंटू लैम्डा बाय 2। नेक्स्ट देखो, फ्रिंज विड्थ क्या होती है हमारी? तो एक ब्राइट से दूसरे ब्राइट
या एक डार्क से दूसरे डार्क के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। और ये हमारी कितनी होती है, डार्क और ब्राइट दोनों के लिए इक्वल होती है। ये होती है लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब देखो कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी होता है डिस्टेंस जो स्लिट है और स्क्रीन है उसके बीच का डिस्टेंस। और स्मॉल डी क्या होता है, एक स्लिट से दूसरे स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारा स्मॉल डी। अब देखो नेक्स्ट, तो इसके कुछ मेन पॉइंट है जो ध्यान रखने हैं। अगर ये बोल दे डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, तो डिस्टेंस पूछ ले, अगर इसकी टर्म में लिखें तो हमने देखा था ब्राइट फ्रिंज कब मिलता था, व्हेन x इज इक्वल टू n लैम्डा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कैपिटल D बाई स्मॉल डी। और अगर बोल दे nth डार्क फ्रिंज के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो वो हमारा कितना था 2n माइनस वन लेमडा बाई टू, तो ये कितना हो जाएगा 2n माइनस वन लेमडा बाई टू मल्टीप्लाई कैपिटल D बाई स्मॉल डी। और अगर बात करें इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, जब दोनों वेव की सेम इंटेंसिटी होगी, ब्राइट होगा तो ये होती है 4I0, और मिनिमम कितनी हो जाएगी डार्क के लिए अगर इंटेंसिटी सेम है तो 0। नेक्स्ट है हमारा डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या डिफाइन करता है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ एन ऑब्स्टेकल इन पाथ ऑफ लाइट। देखो कोई भी ऑब्स्टेकल है जो बीच में रखा है, अगर हम लाइट सेंड करेंगे तो लाइट का इसके चारों तरफ से बैंड हो जाना, ये हमारा क्या कहलाता है, डाइफ्रैक्शन। देखो लाइट का हमारा नेचर कैसा होता है, स्ट्रेट, लेकिन इस ऑब्स्टेकल की वजह से ये इसके चारों तरफ बैंड हो जाती है, इसका पाथ चेंज हो जाता है, डेविएशन हो जाती है। इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारा डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट। देखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर 2 स्लिट का यूज किया था, और इसके अंदर डाइफ्रैक्शन के अंदर हम सिंगल स्लिट का यूज करते हैं। इसमें भी हमने डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज ऑब्टेन करे थे, इसमें भी सेम डार्क और ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होते हैं, लेकिन अंतर क्या होता है, इसमें जो सेंटर वाला फ्रिंज था वो कैसा था, ब्राइट, लेकिन इसमें जो सेंटर वाला फ्रिंज होता है वो कैसा होता है, हमारा डार्क। तो देखो इसमें भी सेम है, जो इसमें भी सेम फ्रिंज होते हैं, लेकिन एक अंतर हो रहा है, इसमें जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज होती जाती है, यानी सेंटर वाले की इंटेंसिटी मैक्सिमम देन डिक्रीज, फिर मैक्सिमम देन डिक्रीज, यानी कंटिन्यूसली ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। लेकिन हमने देखा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो इंटेंसिटी है वो क्या रहेगी, सभी फ्रिंजेज की सेम रहेगी, और उसमें जो विड्थ थी वो भी सेम थी, लेकिन इसमें क्या होती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। अब देखो कंडीशन अगर हम बोलें मिनिमा के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, सेंटर वाला है तो हमने देखा था ये हो जाएगा ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। देखो लैम्डा वेवलेंथ है, ए यहाँ पे क्या है, ए यहाँ पे जो स्लिट है हमारी उसकी विड्थ है या लेंथ है। और मैक्सिमा कब मिलेगा, जब हमारा फेज डिफरेंस कितना होगा 2n प्लस वन लेमडा बाई टू, वहाँ पे फेज डिफरेंस था 2n माइनस वन लेमडा बाई टू, यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2n प्लस वन लेमडा बाई टू। और विड्थ पूछ ले, बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की कितनी होती है, तो सेंट्रल की जो विड्थ होती है वो 2x इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ लेमडा डी बाई डी। लेमडा वेवलेंथ कैपिटल डी, डिस्टेंस है हमारा स्लिट से स्क्रीन के बीच का, और डी हमारा किसको डिनोट करता है, स्लिट के डिस्टेंस को। और अगर एंगुलर विड्थ पूछ ले तो देखो एंगुलर, इसको हम लीनियर विड्थ भी बोल देते हैं। एंगुलर जो विड्थ है, जो हमारी एंगुलर विड्थ है उसके अंदर बस ये कैपिटल डी हट जाएगा, बाकी जो है सेम रहेगा। नेक्स्ट देखो जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा ध्यान रखना है, फ्रेजनल डिस्टेंस। देखो फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस ए बीम ऑफ लाइट कैन ट्रेवल बिफोर इट डेविएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन पाथ। वैसे तो इसका फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, वो ध्यान रखना है बस, लेकिन फिर भी देखो एक बार, जो फ्रेजनल डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस होता है जो लाइट डेविएशन होने से पहले स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, और ये हमारा क्या होता है, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा।
नेक्स्ट देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो डाइफ्रैक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, जो मेन ध्यान रखना है, और इंटरफेरेंस हो गया है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होता है। देखो पोलराइजेशन ऑफ लाइट में क्या होता है, सोर्स है जो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में सेंड कर रहा है, यानी हम ये बोल सकते हैं जो ये हमारी लाइट है वो हमारी अनपोलराइज लाइट है। तो अनपोलराइज लाइट को एक डेफिनेट डायरेक्शन में सेंड करना ही, रिस्ट्रिक्ट करना ही हमारा क्या होता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जैसे देखो द फिनोमेना ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द वाइब्रेशन ऑफ लाइट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ लाइट। जो अनपोलराइज लाइट है एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसकी, वेव मोशन की, उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिंपल बोलें तो ये बोलेंगे जो पहले अलग अलग डायरेक्शन में थी उसको एक डेफिनेट डायरेक्शन में सेंड करना ही हमारा क्या कहलाता है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो जो हमारी पोलराइज लाइट है हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो उस पोलराइज लाइट को डिटेक्ट करने के लिए हमें एनालाइजर का यूज करते हैं। तो देखो ये हमारी अनपोलराइज लाइट थी, पोलराइजर का यूज किया, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास होगी, उसके बाद आगे लगाया ऑब्जर्व करने के लिए एनालाइजर। अब जो यहाँ पे वेव मिलेगी वो एनालाइजर पे डिपेंड करेगी। अगर पोलराइजर और एनालाइजर दोनों पैरेलल हैं, यानी थीटा कितने डिग्री है, 0, तो उस केस में ये लाइट जो है एज इट इज पास हो जाएगी और इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन अगर ये पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए, यानी इसको हम रोटेट करा दें 90 डिग्री एंगल से एनालाइजर को, तो इस केस में ये लाइट को पास ही नहीं करेगा, तो जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। तो एक होता है इसमें पोलराइजर और दूसरा होता है एनालाइजर। और जो अनपोलराइज लाइट है पोलराइजेशन के बाद जो उसकी इंटेंसिटी है वो हाफ हो जाती है, और ये हमें कहाँ पता लगा था, लॉ ऑफ मोल्स के अंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लॉ ऑफ मोल्स क्या बोलता है, एनालाइजर के बाद जो इंटेंसिटी है पोलराइज लाइट की वो कितनी होगी, आई नॉट मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ऑफ थीटा, या फिर सीधा ये लिखते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोस स्क्वायर ऑफ थीटा। नेक्स्ट है हमारा ब्रेविस्टर एंगल। देखो एक बार डायग्राम से समझो, इजी हो जाएगा। ब्रेविस्टर एंगल क्या कहता है, ब्रेविस्टर लॉ या ब्रेविस्टर एंगल, देखो वो एंगल होता है जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसके अंदर कंप्लीट पोलराइज लाइट को दिखाता है। कब, जब एंगल हमारा इंसिडेंट ब्रेविस्टर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ से हमने अनपोलराइज लाइट ली है, अनपोलराइज लाइट है जब हमारा इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ब्रेविस्टर एंगल के। तो जो हमारी अनपोलराइज लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी, रिफ्लेक्टेड रे होगी, उस केस में जो हमारी कंप्लीटली पोलराइज्ड वेव होंगी। तो ये हमारी अनपोलराइज लाइट थी। रिफ्लेक्शन के बाद रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर जो ये होगी कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट होगी, और ये डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ब्रेविस्टर एंगल के बराबर है तो कंप्लीटली पोलराइज होगी, वरना पार्शियली पोलराइज भी हो सकती है। तो ब्रेविस्टर एंगल हमारा यही होता है, और इसका अगर रिलेशन देखें तो ये होता है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट आई पी हमारा ब्रेविस्टर एंगल है, और ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अनपोलराइज लाइट को ये पोलराइज दिखाता है कब, जब हमारा इंसिडेंट एंगल ब्रेविस्टर एंगल के होगा, और उस रिफ्लेक्टेड वेव में जो लाइट होती है वो कम्प्लीटली पोलराइज होती है। नेक्स्ट होता है हमारा पोलरॉइड्स। ये वो मटेरियल होते हैं जो लाइट को पोलराइज करते हैं। एक ये रिजोल्विंग पावर इम्पोर्टेंट है। देखो रिजोल्विंग पावर क्या होती है, सबसे पहले तो एक बार शॉर्ट में यही देखो, दो सोर्स हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं जो क्लोज हैं, अगर हम इनको बिल्कुल पास होंगे, ये हमें एक दिखाई देते हैं, तो
इनको हम रिजोल्व करते हैं। तो रिजोल्विंग पावर क्या दोबारा दो शो होते हैं। तो रिजोल्विंग पावर का ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों का ध्यान रखना है। अगर टेलीस्कोप का पूछ ले तो जो हमारी रिजोल्विंग पावर है वो कितनी होती है, 1/d इज इक्वल टू कैपिटल D 1.22 लैम्डा। 1/d। देखो d क्या बताता है, जो रिजोल्यूशन है, रिजोल्विंग पावर है उसको बताता है। कैपिटल D क्या है हमारा डिस्टेंस, लैम्डा क्या है हमारा वेवलेंथ। और अगर रिजोल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की पूछ ले तो ये होता है 1/d इज इक्वल टू 2 μ sin थीटा बाय लैम्डा। ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये हमारी वेवलेंथ। नेक्स्ट है हमारा डोपलर इफेक्ट। देखो डोपलर इफेक्ट इन लाइट। देखो डोपलर इफेक्ट ऑफ लाइट क्या बताता है, सोर्स बोलो या ऑब्जर्वर बोलो, अगर दोनों रिलेटिव मोशन में, या तो सोर्स मोशन में या ऑब्जर्वर मोशन में या दोनों मोशन में है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो लाइट की रिसीव हो रही हो ऑब्जर्वर को, वो डिफरेंट होगी ट्रू फ्रीक्वेंसी से ऑफ द लाइट एमिटेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। देखो अगर दोनों के दोनों सोर्स और ऑब्जर्वर अगर मोशन में नहीं है तो जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर को नोट होगी वो सेम होगी ट्रू फ्रीक्वेंसी की। लेकिन अगर हमारा ऑब्जर्वर मोशन में है या हमारा सोर्स मोशन में है तो उन दोनों केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी जो ऑब्जर्वर डिनोट कर रहा है वो क्या होगी, अलग होगी। और वो फ्रीक्वेंसी कितनी होती हैं, न्यू डैश इज इक्वल टू न्यू इंटू 1 + -v डिवाइडेड बाई c। अब ये न्यू डैश क्या होती है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो ऑब्जर्वर नोट कर रहा है, ऑब्जर्वर नोट कर रहा है। और ये न्यू क्या होता है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है लाइट की। और v क्या होती है, वेलोसिटी। अगर हम स्टार वगैरह लेके चले, स्टार के लिए देखें, ये होती है हमारी वेलोसिटी ऑफ स्टार और ये है हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो ये सिंबल प्लस कब लिया जाता है, जब दो सोर्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हों। और नेगेटिव साइन कब लेते हैं, जब दो सोर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हों। अगर देखो ये तो है डोपलर इफेक्ट इन लाइट। सेम हम डोपलर इफेक्ट साउंड के लिए भी पढ़ते हैं। अगर दोनों अगर एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है जो साउंड एमिट कर रहा है, अगर दोनों रेस्ट पे हैं तो उसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हमारा या तो ऑब्जेक्ट मोशन में है, ये सोर्स रेस्ट पे है, तो भी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा। या हमारा सोर्स मोशन में और ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो भी उसमें क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है ऑब्जर्वर डिनोट कर रहा है वो क्या होगी, ट्रू फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होगी। और वो डिफरेंट कितनी होगी वो हम इस रिलेशन से निकालते हैं। प्लस साइन कब आएगा, जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। और नेगेटिव साइन कब लेते हैं, जब वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। और डोपलर इफेक्ट का यूज हम किस लिए करते हैं, जो स्टार हुआ, सैटेलाइट हुआ, एरोप्लेन हुआ, सबमरीन वगैरह हुई, उनकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। इस यूनिट से कुछ ये इम्पोर्टेंट टर्म है जो ध्यान रखनी है स्टार्टिंग में फोटोमेट्री से। देखो जो लुमिनस फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होती है, लूमन। और जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसकी यूनिट हमारी क्या होती है, कैंडेला। और जो इल्यूमिनेंस बोले या इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनाइजेशन बोले, उसकी जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी होती है लक्स। कई बार से पूछ लेते हैं 1/4 कितने लक्स के बराबर होता है, तो ये 10⁴ के बराबर होता है। और लुमिनेंस का क्या मतलब होता है, लुमिनेंस रेफर करता है ब्राइटनेस ऑफ द सरफेस। तो ये हमारी थ्योरी थी जो इम्पोर्टेंट है वेव ऑप्टिक्स के लिए। नेक्स्ट हम अब इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। आज जो है हम केवल इतना ही करते हैं, जो अपनी अगली क्लास है उसके अंदर हम इसके PYQ प्लस जो रे ऑप्टिक्स के बचे हुए क्वेश्चन हैं वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करनी है, चैनल सब्सक्राइब करना है, और इन जो फीडबैक है वो ज़रूर प्रोवाइड किया करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ऐसे नोट्स प्रिपेयर करने में, वीडियो बनाने में, फिर उसको वो करने में। तो फीडबैक ज़रूर दिया करो जैसा भी हो। थैंक यू एवरीवन।